के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, आज यहां मुझे जम्मू के विकास को नई गति देने वाले 6,000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट के शिलान्यास का और लोकार्पण का अवसर मिला। जम्मू में बनने वाला एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का नया कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्य प्रोजेक्ट यहां के लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने में मदद करेंगे। भाई और बहनों, ये जो 750 बेड का अत्याधुनिक एम्स यहां बनने जा रहा है, इससे जम्मू वासियों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं तो मिलेगी ही, शहर के दूसरे मेधावी छात्रों के लिए अनेक नए अवसर भी बनेंगे। एम्स के साथ साथ अनंतनाग, बारामूला, डोडा, कठुआ और राजौरी में 5 मेडिकल कॉलेजों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इन कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने 750 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जारी कर दिया है। इन कॉलेजों में जल्द ही पढ़ाई भी शुरू होगी। इसका मतलब होगा कि राज्य में एमबीबीएस की 500 सीटें और बढ़ेगी। आप चाहते हैं ना मेडिकल कॉलेज में यहां के बच्चों को अवसर मिले? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सुनाई नहीं देता है? सुनाई देता है? पक्का? जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल में 500 ही एमबीबीएस की सीटें थी, जो भाजपा सरकार के प्रयास के बाद अब 2 गुने से भी अधिक होने वाली है। एम्स मेडिकल कॉलेज के अलावा कठुआ का इंजीनियरिंग कॉलेज और जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का नया कैंपस यहां के युवा साथियों को प्रोफेशनल एजुकेशन के नए अवसर देने वाले हैं। मुझे बताया गया है कि यहां पर आईआईटी की बिल्डिंग का काम भी पूरा हो गया है और आईआईएम के बिल्डिंग के लिए काम शुरू होने जा रहा है। साथियों, केंद्र सरकार युवाओं को समान अवसर देने के लिए समर्पित है। हाल में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए शिक्षा और सरकारी सेवाओं में सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं को 10% आरक्षण देने का काम किया गया है। इससे जम्मू के भी अनेक मेधावी गरीब युवा नौजवानों को लाभ होने वाला है। इसके अलावा सरकार देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में करीब करीब 25% सीटों में भी वृद्धि करने जा रही है। भाई और बहनों, जम्मू में यातायात और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। दूर दराज के इलाकों को जोड़ने, यहां की सड़क नेटवर्क को सुधारने के लिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज में 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस काम के लिए किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस पैकेज से बन रहे सड़क, पुल, सुरंग, नेशनल हाईवे का काम अब तेजी से शुरू हो गया है। चेनाब नदी पर बनने वाले सजवाल पुल से सजवाल और इंद्रीपट्टन की दूरी करीब 50 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 5 किलोमीटर रह जाएगी।
2100 करोड़ की लागत से बन रही चेनानी सुध महादेव गोहा सड़क के लिए भी सारी बाधाओं को अब दूर कर लिया गया है। अब इस पर तेजी से काम किया जाएगा। इसी तरह जम्मू अखनूर पूंछ हाईवे पर 5100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे जम्मू अखनूर सेक्शन पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, जम्मू में कनेक्टिविटी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत किया जा रहा है। किश्तवाड़ में चेनाब पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनेगा, उससे जम्मू कश्मीर की बिजली की जरूरतों तो पूरी होगी ही, यहां के हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के साथ ही सरकार ने रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए भी व्यवस्था कर ली है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही राज्य को 850 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट पिछले 40 साल से लटका हुआ था। शाहपुर कंडी बांध परियोजना पर भी अब जम्मू कश्मीर ने पंजाब के साथ समझौता कर लिया है। इससे राज्य को बिजली तो मिलेगी, साथ ही साबा और कठुआ जिलों की 32,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के दायरे में भी लाया जा सकेगा। भाई और बहनों, पहले की सरकारों का देश की आवश्यकताओं और भावनाओं को नजरअंदाज करने का रवैया आप भली भांति जानते थे। अब करतारपुर कॉरिडोर की बात ही ले लीजिए। अगर ध्यान गया होता तो आज हमारे गुरु नानक देव जी की भूमि हमारे देश में होती, हिंदुस्तान का हिस्सा होती। इसी तरह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ऐसे अनेक मां भारती की संतानें हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है। हमारे इन भाइयों बहनों की पीड़ा पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम एक संकल्प के साथ नागरिकता कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाए हैं। ये देश के उस संकल्प का हिस्सा है जिसके मुताबिक हम उन सभी लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो कभी भारत का हिस्सा थे, लेकिन 1947 में बनी परिस्थितियों के चलते हमसे अलग हो गए। अब अगर उनका आस्था के आधार पर शोषण होता है तो उनके साथ देश को खड़ा होना जरूरी है। इन सभी लोगों के हकों की रक्षा के लिए भारत हमेशा खड़ा रहेगा। न्याय और जीवन के उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। साथियों, आज इस अवसर पर मैं एक और बृहद, बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही भावनात्मक विषय पर भी बात करना चाहता हूं। ये विषय है मेरे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी विस्थापित भाई और बहनों का। केंद्र की सरकार उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है। हिंसा और आतंकवाद के जिस दौर में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, जो यातनाएं सहनी पड़ी, वो हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। मैं हर अवसर पर कहता नहीं हूं, लेकिन वो पीड़ा मेरे मन में हमेशा रही है। और इसलिए जब 3-3.5 साल पहले जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज का ऐलान किया गया था,
तो अपने कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों के लिए एक पहल की गई थी। अब मुझे संतोष है कि श्रीनगर में थोड़ी देर बाद जब मैं पहुंचूंगा, बांदीपुरा और गोदेरबंद में ट्रांजिट एकोमोडेशन का विस्तार करने वाली योजना का शिलान्यास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी विस्थापितों को जिन 3000 पदों पर नियुक्त करने का वादा किया गया था, उस पर भी काम शुरू किया जा चुका है। भाइयों और बहनों, जब हम सरकार में, गठबंधन में, तो बहुत सी चीजें हो नहीं पाई थी। हम लोग बहुत प्राथमिकता दे रहे थे राज्य में पंचायत चुनाव को, लेकिन तब वो संभव नहीं हो पाया। अब बीते दिनों यहां हुए पंचायत चुनाव में जिस तरह लोगों ने हिस्सा लिया, हिंसा की कोई घटना नहीं हुई, 70% से ज्यादा मतदान हुआ। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। जम्मू कश्मीर के नागरिक इसके लिए बधाई के पात्र है। यहां का एडमिनिस्ट्रेशन बधाई के पात्र है। अब राज्य में आतंकवाद से भी सख्ती से निपटा जा रहा है। पहले की अनेक परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए, जम्मू कश्मीर के संतुलित विकास के लिए कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भाइयों और बहनों, केंद्र की सरकार के लिए देश हित और देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। 2 दिन पहले जो बजट पेश किया गया है, उसने सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। ये बजट गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर किसी के विकास को गति देने वाला है। देश के 70 साल के इतिहास में पहली बार भाजपा सरकार किसानों के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक योजना लेकर आई है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। साथियों, देश के 12 करोड़ से अधिक छोटे किसान परिवारों, जिनके पास 5 एकड़ तक की जमीन है, उनको अब हर वर्ष 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। मोदी ने जो बैंकों में खाते खुलवाने का अभियान चलाया था, तो उस समय अपने आप को बड़ा दिग्गज और बुद्धिमान मानने वाले लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई थी। मजाक उड़ाते वो थकते नहीं थे। अब पता चला कि जनधन अकाउंट का फायदा कैसे पहुंचने वाला है। 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में ये रुपये किसानों के खाते में जमा होंगे, जिसमें से पहली किस्त आने वाले कुछ समय में ही किसानों के खातों में आने वाली है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसको शॉर्ट में कहते पीएम किसान, इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए, सुनिए, 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपीस
किसानों के खाते में सीधे पहुंचने वाले हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं। इससे करोड़ों छोटे किसान जिनको कभी सरकारी मदद नहीं मिली, उनको मदद पहुंचने वाली है। साथियों, अब आप ही बताइए, अगर आप एक मरीज है तो आप क्या पसंद करेंगे कि आप हर 6 महीने में बीमार पड़े और फिर जब डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर कुछ पुड़िया पकड़ा दे, इंजेक्शन लगा दे, रुपये मार ले, यही क्रम जिंदगी भर चलता रहे, हर 6 महीने डॉक्टर के पास जाना, या फिर आप एक बार बीमार पड़ने के बाद और डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आपको उस बीमारी को जड़ से मिटाने का इलाज करें। किसके पास जाएंगे भाई? बार बार बीमार होना पड़े ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे कि जो बीमारी को जड़ से उखाड़ दे, उसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? निश्चित तौर पर आप जो जड़ से उखाड़ने वाला डॉक्टर है उसके पास ही जाएंगे। लेकिन आज तक हमारे यहां किसानों के लिए पहले वाला इलाज अपनाया जा रहा था। बीमार करो पुड़िया दो, बीमार करो पुड़िया दो। कर्ज माफी से किसान का कर्ज कभी खत्म नहीं हुआ और नहीं होता, और बिचौलियों की जेब मोटी होती जाती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस ने 10 वर्ष पहले 2008-9 में चुनाव जीतने के लिए किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान किया था। देश के किसानों पर उस समय देश के किसानों पर उस समय 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आज से 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं, जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चल रही थी। 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। 6 लाख करोड़ में से कर्ज माफी के नाम पर चुनाव लड़ा, किसानों के वोट बटोर लिए, किसानों की आंख में धूल चौंक दी, सत्ता पे बैठ गए। आने के बाद किया क्या? आप चौंक जाएंगे भैया। 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ किया सिर्फ 52,000 करोड़ रुपए। बातें की 6 लाख करोड़ कर्ज माफ करने की, धोखा किया किसानों के साथ और किए सिर्फ 52,000 करोड़। और जब सीएजी ने जांच की तो उसमें भी 30-35 लाख लोग ऐसे मिले जो कर्ज माफी के हकदार ही नहीं थे। अब आप मुझे बताइए, ये 30-35 लाख वो कौन लोग थे? वो कौन सा पंजा था जो खजाना खाली कर गया?